गैल मैं मचले टॉप का टाइम चले नोट जितना चले। डरने का नहीं भाई, क्वेश्चन सॉल्व करने का। 2 पेज में गाइस हम लोगों ने पूरे नोट्स को बना दिया है गाइस, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का, जेईई मेंस एडवांस का, ठीक है। डरने का नहीं, 15 मिनट्स के अंदर गाइस इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, हर एक टॉपिक को देखेंगे और जेईई मेंस के लिए तैयार होकर जाएंगे, ठीक है ना। तो गाइस जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा, 15 मिनट्स या 10 मिनट्स के अंदर हम लोग जैसा भी है उस चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना गाइस। तो चैप्टर का नाम है गाइस मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आराम से करेंगे क्योंकि एक रिवीजन है। इसको हम लोग 1.5x या 2x में भी आप लोग देख सकते हैं। 1.5x में ही देखिए ताकि आपको मेरा वॉइस अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। ठीक है गाइस, टॉपिक है गाइस अपना बार मैग्नेट। तो गाइस बार मैग्नेट हम लोग को समझना है गाइस कि उसके पास एक साउथ पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा, दोनों के पास पोल स्ट्रेंथ होगा QM और QM डैश, ठीक है ना। QM उसका पोल स्ट्रेंथ है नॉर्थ का, Q डैश M हमने मान लिया पोल स्ट्रेंथ साउथ का, ठीक है ना। अब जैसा कि हमने पढ़ा गाइस इलेक्ट्रिक डायपोल में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डायपोल, उसी प्रकार इसमें होता है मैग्नेटिक डायपोल। तो मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है गाइस, पोल स्ट्रेंथ इंटू रिंगों का डिस्टेंस हम 12 मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू QM और 2L। तो मैग्नेटिक मोमेंट कोई बार मैंने पूछेगा तो क्या बोलना है गाइस, पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L या फिर डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, ओके। डायरेक्शन जैसे उसमें होता है गाइस इलेक्ट्रिक डायपोल में -Q से +Q, इसका होता है साउथ से नॉर्थ। अगर आप इसको कनेक्ट करके पढ़ेंगे चैप्टर वाइज तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये तो ईजी है भाई, जेईई मेंस या फिर टॉपिक कॉन्सेप्ट ईजी है, ठीक है ना। देन इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एम्पियर होता है एम्पियर मीटर होता है इस पोल स्ट्रेंथ का और इस 12 भाई का M, तो आ जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट होगा इस पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर मीटर, ठीक है ना। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट हम लोग देखेंगे इन टर्म्स ऑफ करंट के टर्म में, जो हमने देखा था मूविंग चार्जेस में, तो उसका हो जाएगा गाइस M = AI, और या फिर हम लोग वेवर ही बोलते हैं, मतलब पोल स्ट्रेंथ का, तो सॉरी या फिर हम लोग हाँ पोल स्ट्रेंथ का जो ऐसा है उसको वेवर भी कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारे पास पहला केस एक बार मैग्नेट होगा, हमने इसको इक्वेटोरियली कट किया है। अगर हम इसको कट करेंगे गाइस तो फिर जो न्यू हम लोग का मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो होगा M/2, ठीक है ना। हम समझ देखते हो क्योंकि भैया कट करने से क्या होगा, लेंथ हाफ हो गया, ठीक है ना। देन केस 2 में गाइस अगर हमने इसको एक्चुअली कट किया है तो भी हमारा M/2 आएगा। आप लोग कैसे, तो भाई उसके लिए ये कॉन्सेप्ट जान लो कि जो पोल स्ट्रेंथ है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम लोग का एरिया घटेगा तो पोल स्ट्रेंथ भी घटेगा। अगर हम लोग इसमें एक्चुअली कट कर रहे हैं तो एक्चुअली कट करने से क्या होगा इस यहाँ पर ये जो एरिया था पहले A था, अब कट करने से ये A/2 हो जाएगा। A/2 ये A/2 मतलब कहने का मतलब है ये A/2 ये भी A/2, ठीक है ना। इसलिए हम लोग का मैग्नेटिक मूवमेंट फिर M/2 हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट केस, मान लो हम लोग के पास एक रॉड ऑफ लेंथ L है। रॉड ऑफ लेंथ L है, मैं किसको मानूँ, एक मिनट मान लेते हैं ये रॉड है ऑफ L लेंथ L गया तो 2-3 L का लगता है रॉड है, हम मान लेते हैं। और इसी रॉड L को अगर हम लोगों ने अगर बैंड कर दिया तो अब ये तो भैया इसको तो मैं करूँगा नहीं क्योंकि यार स्टिकी है, मतलब क्या बोलते हैं जो भी कहते हैं, ठीक है ना। रॉड को अगर बैंड कर दिया, पहले केस में दिख रहा होगा, पहले केस में बैंड कर दिया गया है, तो फिर अभी अल्फा एंगल के साथ तो हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, वो हो जाएगा M sin α/2। दूसरा अगर हमने गाइस इसको रॉड को कट कर दिया, ठीक है ना, कट करके रख दिया तो ऐसे हमको दिख रहा होगा ऐसे अभी अल्फा एंगल के साथ, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा M cos α/2, ठीक है। आगे चलते हैं तो, ठीक है ना। देन गाइस ये थर्ड इंपॉर्टेंट केस है। इसी रॉड भाई को हम लोगों ने अब सेमी सर्कुलर बना दिया, ठीक है ना। तो हम लोग का मैग्नेटिक मूवमेंट न्यू हो जाएगा 2M/π। ये सबको याद करना है गाइस, ठीक है ना। एक रिवीजन है बस, ये आप पढ़ चुके हैं, एक रिवीजन के लिए देखिएगा इसको, ठीक है ना। केस 4, रॉड से इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। रॉड है उससे अपन लोगों ने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया तो M ने 0 हो जाएगा। एक और केस गाइस, एक बार मैग्नेट है, ठीक है ना, जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट M है। अब बार मैग्नेटिक मूवमेंट M है, इसको हमने बैंड कर दिया इस बार और उसको इस बार हमने आर्क बना दिया, इन एन आर्क, सो दैट एंगल एट आर्क इज थीटा। तो न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, तो बस फॉर्मूला याद करने का 2M sin θ/2। अब याद कैसे होगा तो भैया रिवीजन करते जाओ और जेईई मेंस में अच्छे स्कोर देते जाओ। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है और मैग्नेटिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब कहने का मतलब है कि कंजर्वेटिव फोर्स पता ही होगा इस जो किस पर डिपेंड करता है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे, ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट केस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है तो आराम से चैप्टर आपके लिए लल्लू चैप्टर है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट उसका एक्सियल केस को मैं फॉर्मूला याद करना है और इक्विटोरियल में, ठीक है ना। तो गाइस एक्सियल केस में क्या होना है, एक्सियल केस में गाइस फॉर्मूला ज़्यादा ये याद किया था μ/4π 2m/r3। जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में कि हम लोग का फॉर्मूला आता था, क्या आता था 2kp/x³ आता था, उसी टाइप का ये है, ठीक है ना। लेकिन ये वाला भी फॉर्मूला याद कर लो, ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है, μ/4π 2mr/r² का होल स्क्वायर 2, क्योंकि भाई कई बार ये वाला केस कई बार क्वेश्चन में देगा कि R L से ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो भाई ऊपर वाला फॉर्मूला जिसको याद नहीं हो तो गए हो, तो यार इसको भी करोगे। अगर आपको ये बनाने आता है तो आप कर लोगे, ठीक है ना। सेमी इक्विटोरियल के लिए ये फॉर्मूला याद कर, दोनों ही याद कर, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूँ, ठीक है ना। μ/4π M/r² + L² का पावर 3/2 μ/4π M/r3, सब दोनों इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे जा रहे हैं गाइस। केस थर्ड है, एट एनी पॉइंट, कोई पॉइंट पे, तो कोई भी पॉइंट पे क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बार मैंने का मैग्नेटिक फील्ड, अरे भाई हाँ मेरा थोड़ा कैमरा कुछ हो गया, ठीक है ना। तो B = है μ/4π M/r³ √1 + 3 cos θ, याद कर लेने का। दो अगर मैग्नेट के बीच में फोर्स पूछे तो बोलने का भैया μ/4π 6 M1 M2 अपॉन r⁴, ये r⁴ है, इसको
इसको देखिएगा, आर का पावर 4 है भाई, कैमरा भाई आर का पावर 4 है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर टॉर्क ऑन बार मैग्नेट, जैसे गाइस टॉर्क ऑन वो क्या था, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, क्या था इलेक्ट्रिक डायपोल ना, क्या आता था पी साइन थीटा। इसी प्रकार टॉर्क इसमें बार मैग्नेट में एम बी साइन थीटा। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग कॉइल बीना साइन थीटा, ठीक है ना। अगर ये हमने कहा इंपॉर्टेंट केस, दो अपने मैग्नेट को ऐसे हमने क्रॉस ऐसे करके रख दिया, तो इक्विलिब्रियम में क्या होंगे, जब उसका टेन थीटा इक्वल टू एम टू बाई M1 होगा, फिर अपने पास दो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है B1 B2, तो इक्विलिब्रियम आने के लिए क्या कंडीशन है, B1 इक्वल टू B2 टेन थीटा। हम लोग को बार मैग्नेट को रोटेट करने के लिए इस वोल्टेज कितना हो जाएगा, W इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। फिर से दो केस बनेगा, पैरेलल टू परपेंडिकुलर और पैरेलल टू एंटी पैरेलल। पैरेलल में थीटा 1 0, परपेंडिकुलर थीटा 290, दोनों को पुट करने का आंसर आ जाएगा। पैरेलल 20 पैरेलल थीटा 0 थीटा 2 180, पुट करने का वैल्यू आ जाएगा। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म कहता है कि मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, ट्रिपल बार और कुछ इसमें याद नहीं रखना, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि बार में ऑसिलेशन भी करता है, ऑसिलेशन भी करता है भाई, बस ये दोनों को याद रखना कि ऑसिलेशन करता है मतलब एसएचएम करता है, ठीक है ना। तो ओमेगा आ जाता है अपना अंडर रूट एम बी या फिर एम बी अपॉन आई, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का, 2 पाई अपॉन ओमेगा होता था, तो उसका वैल्यू करेंगे आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी। देन गाइस जल्दी फास्ट चलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट जहाँ पर बार मैग्नेट और हमारा पृथ्वी है वो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट करें। हाँ, हम लोग यहाँ पर थे न्यूट्रल पॉइंट में, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और जो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड होगा एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, ठीक है ना। एंड टू एंड का मतलब है गाइस, मान लो हमारे पास ये बार मैग्नेट है जो नॉर्थ डायरेक्शन में है, और मतलब पृथ्वी भी नॉर्थ डायरेक्शन, पृथ्वी के नॉर्थ डायरेक्शन में हम लोग ये बार मैग्नेट है, ठीक है ना। तो वो किस पॉइंट पे उन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, तो एक्सियल इसके एक्सिस में तो जीरो नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन सेम है। लेकिन इसके हम लोग अगर इक्विटोरियली दिखा रहे हैं, इसके इक्विटोरियली मतलब ये है, तो इसके इक्विटोरियली मतलब इधर, इसके इक्विटोरियली इस साइड, इधर इस पॉइंट में मतलब इसके इस साइड इक्विटोरियल क्या बोलते हैं, हाँ इक्विटोरियल पॉइंट पे इसके दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा और जीरो हो जाएगा। इसलिए जो बी ऑफ बार मैग्नेट होगा और बी ऑफ एच हमने बोल दिया, आई थिंक बी एच बटन क्या बोला पर बोल दिया, ठीक है ना। तो मी 4 पाई एम ये फॉर्मूला लगा देना है हम लोग को, कौन सा इक्विटोरियल वाला, और नॉर्थ टू साउथ वाले में इसका वो लगा देना है एक्सियल वाला, ठीक है। मी 4 पाई 2 एम अपन इसका मैं इसका ये तो अभी तो बताया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन गाइस, जिसको हम लोग आई फैक्टर से डिनोट करते हैं, ये बताता है कि अगर हमने किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाला है तो वो कितना मतलब किस हद तक वो मैग्नेटाइज होगा, उसको बताता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है ना। उसके बाद मैंने सेकंड है गाइस, का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, ऐसा यूनिट एम्पियर पर मीटर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जिसको हम एच फैक्टर से डिनोट करते हैं, ये बताता है नाम से पता करो, ये फील्ड की एबिलिटी को बताता है कि वो कितना सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है ना। और वो ऊपर वाला वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन था, ऊपर बताता था कि किस हद तक हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये फील्ड की एबिलिटी बताता है कि फील्ड के पास कितना एबिलिटी है, ये होता है बी अपॉन म्यू नॉट, ठीक है ना। मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी बताता है कि कोई भी सब्सटेंस, ठीक है ना, जो कोई भी सब्सटेंस है वो कितना जल्दी मैग्नेटाइज हो पाता है कि नहीं, तो हम लोग काई भी बोलते हैं काई। तो ये डायरेक्टली ये काई इक्वल होता है आई अपॉन एच के। मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है बी अपॉन एच, याद करने का। रिलेटिव परमेबिलिटी में कहते हैं रिलेशन मिलता है 1 प्लस काई इक्वल टू रिलेटिव परमेबिलिटी का, ठीक है ना, ठीक है ना। ये देखने का मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, क्योंकि जैसा कि हम लोग को बताया जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होता था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेम नहीं होता है, ठीक है ना। मैं उसी तो ये बी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं, लेकिन इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो ये बी है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला होता है फ्लक्स अपॉन एरिया। तो 1 टेस्ला का वैल्यू होता है, या तो कैसा यूनिट होता है टेस्ला पता होगा हम लोग को। डायमेंशन फॉर्मूला देख लो गाइस, एम का पावर -1 टी -2 और एक -1 याद कर लेना आ सकता है, ठीक है ना। 1 टेस्ला होता है 10 का पावर 4 वॉट, इंपॉर्टेंट नहीं है बट लिख लिया। ऐसा इसका जैसा भी होता है तो वेबर पर मीटर इसको भी बोल सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स का वेबर होता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक मटेरियल देख सकते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग होते हैं, दो टाइप के, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। वीक में आता है, पैरामैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग में आता है, ठीक है ना। इसका काई भी स्मॉल होता है, इसका काई लार्ज होता है देखने का, ठीक है ना। तो ये पहला पेज को हमने रिवाइज कर लिया, सेकंड पेज और इंपॉर्टेंट पेज है, ज़्यादा नहीं है, छोटा सा ही है, जल्दी इसको देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में कुछ जानने का, कि इसमें जो आइटम्स होते हैं हम लोग का डायपोल मूवमेंट ओबे नहीं करता भाई, नो नेट डायपोल मूवमेंट, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन्स पेयर में होते हैं, इनके पास टेंडेंसी होता है कि मूव करते हैं स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट की ओर, अपोज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को। फील्ड लाइन्स इनके रिपेल होते हैं, मतलब अगर इनको इस सब्सटेंस को रख देंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में, तो फील्ड लाइन्स भैया इनके पास ही नहीं आएंगे भाई, इनसे हम तो जितना दूर जाते जाएंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल है गोल्ड, NaCl, वाटर, गिलास। पैरामैग्नेटिक देख सकते हैं तो डायमैग्नेटिक का कंपेरिजन, इसके लिए रिलेटिव परमिबिलिटी होता है 1 से ज़्यादा और काई होता है 0 से ज़्यादा। इसके लिए होता है रिलेटिव परमिबिलिटी 1 से कम और काई 0 से भी कम। मतलब भैया तो भैया एकदम काफ़ी रीजन भी है भाई, क्योंकि यार जब वो मैग्नेटाइज नहीं होगा तो फिर काई 0 से कम है ना हो यार, ठीक है ना। और ये 0 से कम है तो रिलेटिव परमिबिलिटी तो 1 से कम ही होगा, ठीक है ना। रिलेशन देखा था, ठीक है। नेक्स्ट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं गाइस, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है ना। ये स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होते हैं इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट चीज देखने का ये तो ग्राफ में बनाया डब्बा और गोल गोल, ठीक है। हमको डायमैग्नेटिक वाला दिखा रहा है कि भैया ये डायमैग्नेटिक वाले हैं आइटम से, तो भी सब्सटेंस है अपोजिट आ रहे हैं भैया। फील्ड अगर राइट साइड तो इन लोग लेफ्ट साइड जाएंगे भैया। ये थोड़ा बहुत दिखा, भले वीक में आता है पैरामैग्नेटिक वाला, पैरामैग्नेटिक वाला है वीक में आता है, लेकिन दिखा देता है हल्का फुल्का वीक ही है। डायमैग्नेटिक सब स्ट्रॉन्ग है, बस ये भी वीक है, वीक है। पैरामैग्नेटिक वाला का 2 स्मॉल केस बनता है। अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को हम लोग वीक फील्ड में डालेंगे तो उनके डोमेन तो भैया डोमेन होंगे वो आएंगे, लेकिन डोमेन का कोई एक डायरेक्शन नहीं हो, जैसे दिख रहा होगा ऊपर वाले डोमेन नीचे आ रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है,
लेकिन अगर उसको हम स्ट्रांगली फील्ड में डालेंगे तो सब जो डोमेन होते हैं और जो डायपोल होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो एक होता है क्यूरी लॉ गाइस, मैं अच्छे से पॉइंट लिखा हूँ, इसको समझने का। क्यूरी लॉ गाइस क्या कहता है, देखो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, सुनने का, अरे भाई कैमरा भाई, ठीक है ना, अगर 80 है, 80 है ना, 80 है भाई, 80 है, अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा तो ड्यू टू थर्मल एजिटेशन द अलाइनमेंट ऑफ डायपोल गेट डिस्टर्ब। मतलब कहने का मतलब है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डायपोल का जो अलाइनमेंट है ना, डायपोल का जो भी शेप है, कैसा भी डायपोल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर वो डिस्टर्ब हुआ भैया तो हम लोग आई घटेगा, मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन घटेगा। और हमने देखा था गाइस कि अगर आई भी घटता है तो काई भी घटता है, क्योंकि काई इक्वल टू क्या है, काई बाय एच। तो अगर आई को कुछ होगा तो काई को भी कुछ होगा। तो इसमें हमने ये चेक किया इस लॉ से, क्यूरी लॉ से, कि पैरामैग्नेटिक के लिए अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो पैरामैग्नेटिक का जो डायपोल वाला है गाइस ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसका सस्टेबिलिटी घटेगा, ठीक है ना। तो क्यूरी विस्लो कहता है कि एक ऐसा टेम्परेचर बताता है कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पैरामैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक बन जाए, उस टेम्परेचर उस, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं क्यूरी विस्लो। तो ये है गाइस पैरामैग्नेटिक का सस्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू 1/T - TC, और TC को बोलते हैं क्यूरी लॉ, क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है ना। डाया भाई के साथ देख लो क्या होता है, फील्ड तो उसके बहुत दूर से पार होता है, इसका भी वीक होता है लेकिन इतना इसको में पास नहीं होता है, ठीक है ना। हिस्टेरियस को देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे पहले इसको देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड का -mv cos थीटा होता है, मूविंग कॉइल किलोमीटर का फॉर्मूला होता है। इसको इसके लिए एक शॉर्ट डाल दूंगा मैं, इसको भी आप रहने दो, इसका एक छोटा सा शॉर्ट्स डाल दूंगा देखने के लिए। ये ट्रू डीप एप्रियन डीप में बोलेंगे, टेस्ट रिवर्स में पर मैंने लिख लिया है, होगा तो भाई कमेंट करके बताना मेरे को। मैग्नेटाइजेशन के लिए तो हम जानते हैं। लास्ट टॉपिक देखते हैं आज का, मैग्नेटिक क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक हिस्टेरियस जे मेंस एडवांस। इस पर मैंने एक शॉर्ट्स बना के रखा है, उसको आप देख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बताता हूँ, ठीक है ना। ये क्या है गाइस, हमने आई और एच का ग्राफ बना दिया, ठीक है ना। हमने क्या किया, एच को बढ़ाया तो आई भी बढ़ना चालू हुआ, बढ़ा, पर एक ऐसा पॉइंट पे भाई अपना सैचुरेशन में पहुंच गया, अब आई नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब एच नॉट के किसी एक वैल्यू पे आई नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो हमने सोचा कि अब आगे जा नहीं रहे तो पीछे चलते हैं। तो पीछे गए तो वो सेम पार्ट फॉलो नहीं किया, ठीक है ना। सेम ये पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रिक वाले देख लो, तो फिर पीछे गया तो एक टाइम पे आएगा तो एच तो 0 हो गया, आई तो है भी स्टिल रिमेन सेम। लेकिन तो जब ये एच 0 हुआ तो हमको ये मिला ओ और बी, तो और वो अभी होता है उसको हम लोग कहते हैं रिटेंटिविटी। ये बताता है कि उसमें मतलब किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कितना ईजी है या कितना डिफिकल्ट है, ठीक है ना। अगर रिटेंटिविटी ज़्यादा है तो, यानी अगर रिटेंटिविटी कम है तो मैग्नेटाइज करना ईजी है, और रिटेंटिविटी ज़्यादा है तो मैग्नेटाइज करना मुश्किल है, ठीक है ना। फिर हमने कहा कि और पीछे चलते हैं, और पीछे गए, मतलब हमने एच को इंक्रीज किया रिवर्स डायरेक्शन में। तो जैसे बी से सी में पहुँचे तो हमको ओ और सी मिला, तो ओ और सी मिला, वो बताता है कॉर्सिविटी। वो ये बताता है कि अगर हम लोग किसी सब्सटेंस को क्या करेंगे, किसी सब्सटेंस को हम लोग अगर मतलब कॉर्सिविटी ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस कितनी जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाता है या कितना डिफिकल्ट होता है, वो बताता है। ये दोनों को याद रखना है, इन लोगों को लूप होता है कि कितना हीट प्रोड्यूस हो, वो बताता है। इंपॉर्टेंट है कि रिटेंटिविटी और कॉर्सिविटी। इतना कर लो गाइस, रिवीजन करो दिन भर, हो गया।